का 4 लेक्चर खत्म कर दिया है। अभी हम लोग चालू करेंगे 5th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में थोड़ा बहुत बात किया था, उसको लेके आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बेसिकली हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को लेकर बात किया था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज बाय द टेस्ट चार्ज, ये करके हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला था। फिर हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे आज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइंस। अच्छा, फील्ड लाइंस मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इमेजिनरी लाइन है, जिस लाइन के बराबर अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो जिस लाइन के बराबर फोर्स खाता है। मतलब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक प्लस क्यू रखा है, इसके लिए यहाँ पे अगर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, मान लीजिए प्लस क्यू, तो वो जिस तरफ फोर्स खाता है मतलब बाहर की तरफ फोर्स खाता है। तो ये इमेजिनरी लाइन जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वही, ये इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखिए, फील्ड लाइंस बेसिकली वो लाइंसेस है जिस लाइन के बराबर प्लस चार्ज, कोई भी प्लस चार्ज, मतलब मान लीजिए कोई भी प्लस टेस्ट चार्ज जिस लाइन के बराबर फोर्स खाता है, राइट। तो यहाँ पे फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स सेम होगा, लेकिन मैग्नेट के लिए ये सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि मैग्नेट में जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर होगा फोर्स। इसलिए वहां पर सिर्फ मैग्नेट में हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वैलिड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली द इमेजिनरी लाइन along which test charge experiences force due to other charges। मतलब अदर चार्जेस पर कोई एक चार्ज भी रह सकता है, 2 चार्ज भी रह सकता है, 100 चार्ज भी रहेगा तो भी तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है जिस लाइन के बराबर फोर्स खाता है। तो यहाँ से क्या क्या प्रॉपर्टी आता है, देखिए अगर प्लस चार्ज है, मान लीजिए कोई भी प्लस क्यू चार्ज को रखे हैं, प्लस कैपिटल क्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर एक प्लस क्यू को रखेंगे या क्यू नॉट को रखेंगे तो ये बाहर की तरफ खाएगा, यहाँ पे रखेंगे तब भी ये बाहर की तरफ, यहाँ पे रखेंगे तब भी ये बाहर की तरफ। तो ये रेडियली आउटवर्ड है, राइट। चलिए, तो माइनस के लिए क्या होगा? -2 के लिए ये रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। अच्छा, क्यों मैंने रेडियली बोला? ध्यान से देखना कि कोई भी यहाँ पे सरफेस ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ ये फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट आएगा आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी के लिए आपको समझना है कि यहाँ से परपेंडिकुलरली फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। एक हमको जो मिला पॉजिटिव से निकल रहा है, दूसरा नेगेटिव पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक प्लस क्यू नॉट को रखेंगे तो ये प्लस क्यू नॉट इसके तरफ खींचा जाएगा, राइट। तो प्लस क्यू नॉट विल फोर्स मतलब विल एक्सपीरियंस द फोर्स अलोंग दिस चार्ज, इसके तरफ फोर्स करेगा, राइट। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो मिल गया, एक पॉजिटिव से निकल रहा है और दूसरा नेगेटिव पे आ रहा है। अच्छा, दूसरा एक तो मिल गया स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में आ जाता है, मतलब पॉजिटिव से आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है और ये इनवर्ड है। अच्छा, दूसरा देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई +Q1 चार्ज है, यहाँ पे कोई -Q2 चार्ज है, तो यहां से प्लस से माइनस पे जा रहा है,
प्लस से माइनस पे। ये लाइन एक्चुअली क्या है, देखिए यहाँ पे कोई भी चार्ज को रखते हैं, ये मारता धक्का और ये अपनी तरफ खींचता, तो ये रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है दोनों फोर्सेस का कुल मिला के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली कुल मिला के जितना फोर्स है वो जिस तरफ है हर पॉइंट पे वो दिखाता है। सो बेसिकली द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन shows direction of electric field at respective points। ठीक, तीसरा देखिए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कट कर दिया तो क्या हो जाता? अच्छा, पहले ही हमने क्या सीखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो इस पॉइंट पे क्या रिजल्टेंट फोर्स ऐसे दो है, तो क्या ऐसा फील्ड लाइन नहीं होना चाहिए था, फील्ड लाइन होना चाहिए था इन लोगों के रिजल्टेंट की तरफ, राइट। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन हो जाएगा फील्ड का। तो हम तो दोनों डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं की, हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वैसे ही लिए जिस लाइन के बराबर फोर्स खा रहा है। तो यहाँ पर अगर दो फोर्सेस है तो रिजल्टेंट एक ही होगा, तो एक ही लाइन से फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथा, अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या है? अच्छा देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग किसी भी बॉल को अगर छोड़ते हैं तो बॉल डायरेक्ट वहां पे जाता है, बॉल कभी रिटर्न नहीं आता है, राइट। तो सोचिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेसिकली अगर कंजर्वेटिव नेचर का है तो क्या होगा, तो एक जगह से एक ही डायरेक्शन पे होगा। अगर रिटर्न आ रहा है, मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता तो कैसा होता, मतलब ऐसे छोड़े फिर आ रहा है, कभी जिंदगी में किसी ने नहीं देखा। तो कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा आधा होता है, मतलब आधा होता है, मतलब एक जगह से लेके एक ही डायरेक्शन पे होगा उसका, ऐसा नहीं कि रिटर्न आ जाएगा, मतलब क्लोज लूप नहीं बना पाएगा। तो ये प्लस से लेके माइनस पे ऐसे जाता है, लेकिन यहां से ये कभी नहीं होने वाला है। तो क्लोज लूप बनाने का कोई भी चांसेस नहीं है, चालू होगा प्लस जाएगा माइनस तक, राइट। तो एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, the lines of force can never form a closed loop। अगर नॉन कंजर्वेटिव होता तो यहाँ पे ऐसे हो जाता, टोटल वर्क डन हो जाता E इंटू 2 पाई आर। अगर सर्कल में मान लेते तो E इंटू 2 पाई आर हो जाता पूरा, राइट। तो क्योंकि ये कंजर्वेटिव है तो ये पॉजिटिव से लेके नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाएगा, पूरा क्लोज लूप नहीं बना पाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और सुनते हैं, आप लोग पॉज करके पीछे जाके लिख लीजिएगा। अच्छा, यहां पे कोई चार्ज है Q, तो इसके करीब वाले जितने पॉइंट्स है, तो यहां पे अगर एक पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट मान लेते हैं, तो ए पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ पे फोर्स कम लगेगा। तो अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ा करीब करीब होने वाला है। मतलब अगर एक अकेला चार्ज है, देखिए हम लोगों ने जैसा डायग्राम बनाया था, देखिए जो करीब वाले जगह है वहां पे क्या लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी ज्यादा है, और जितना दूर जाएगा लाइंस ऑफ फोर्स फैलते हुए जाएगा तो उनमें सेपरेशन बढ़ जाएगा।
तो अगर आपको ऐसा कुछ डायग्राम गिवन है तो क्या आप बोल सकते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट में, ए पॉइंट में फील्ड ज्यादा है और बी पॉइंट में फील्ड कम है। तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर डेंसर एट द हायर मैग्नीट्यूड पॉइंट्स, मतलब जहां पे उसका वैल्यू ज्यादा है वैसे वहां पे डेंस होगा, और जहां पे कम वैल्यू होगा वहां पे थोड़ा लाइटर होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स are near or close at higher magnitude and large separation is at lower magnitude, मतलब जहां पर फील्ड का वैल्यू कम होगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे ऐसा होता है, राइट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, सिक्स पॉइंट, अच्छा अगर प्लस 10 कूलम लेते हैं और प्लस 2 कूलम लेते हैं तो इनमें लाइन्स ऑफ फोर्सेस किसमें ज्यादा होने वाला है? देखिए, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस रहेगा। मतलब अगर यहां से अगर लाइन्स ऑफ फोर्स यहां पे बहुत ज्यादा करीब करीब होने वाला है, बहुत सारे लाइन्स ऑफ फोर्स, तो यहां पे थोड़ा कम कम वैल्यू, ऐसा। जहां पे ज्यादा चार्ज होगा वहां पे लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा, और जहां पर कम चार्ज होगा तो वहां लाइन्स ऑफ फोर्स कम। तो अगर सपोज अगर 10 कूलम के लिए 100 लाइन्स ऑफ फोर्स है, लाइन्स ऑफ फोर्स या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, तो 2 कूलम के लिए कितना होगा? 20 होगा। ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि अगर 10 कूलम से 100 लाइन्स ऑफ फोर्स है तो 2 कूलम से 20 लाइन्स ऑफ फोर्स। क्लियर? अच्छा, तो यहां पे फील्ड लाइन्स का डायग्राम कैसे कैसे ड्रॉ होगा? देखिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज, अगर एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे जाएगा। अच्छा, यहां पे मान लेते दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहां से भी जितना निकला यहां से भी उतना ही आया। लेकिन समझ रहे गौर से, अगर ये ज्यादा है ये कम है तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्सेस डेंसिटी ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा। ठीक, और अगर ये कम है ये ज्यादा है तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। ठीक, अच्छा, एक डायग्राम ये हम 2-3 डायग्राम को करके दिखाते हैं, अगर वो क्लैरिटी आ जाए पूरा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चार्ज है, चार्ज के लिए लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जाके इस पे हिट करेगा ताकि ये परपेंडिकुलरली हिट करे। देखिए, परपेंडिकुलरली हिट करेगा। ऐसा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। अगर दो सेम पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब अगर प्लस क्यू है तो कैसा होगा? देखिए, बीच में यहां पे फील्ड का वैल्यू 0
मतलब ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, धक्का मार के जीरो हो गया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, धक्का मार के जीरो हो गया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, धक्का मार के जीरो हो गया, ऐसा कुछ। तो यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसा, और यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। ऐसा, ठीक। अगर ये ज्यादा होगा तो यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक। चलिए, अच्छा, एक जेई का सवाल दिखाते हैं आपको कि सपोज यहाँ पर तीनों पॉजिटिव चार्जेस सेम वैल्यू का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए, तो इनका लाइंस ऑफ फोर्स कैसे दिखेगा। ऐसे इसको क्लियर करते हैं। आपका जो जो ऑप्शन गिवन था वो भी हम बोल रहे हैं। पहला ऑप्शन था ऐसा, 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 दूसरा ऑप्शन था ऐसा, 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 तीसरा ऑप्शन था ऐसा, 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 और बीच में ऐसा। चौथा ऑप्शन था यहाँ पे प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू। चौथा ऑप्शन था सिर्फ ऐसा। बोले कौन सा आंसर होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्लोज नहीं बना सकता, ठीक है। अच्छा, ऐसे ये भी क्लोज लूप है, यहां पे भी क्लोज लूप है। आपको सिंपल सा ये आंसर था, ठीक। अच्छा, एक और सवाल देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे Q1 है, Q2 है, ये सवाल था। आपको पूछा गया है कि किसका वैल्यू ज्यादा है और कहां पे अगर कोई भी चार्ज को रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहला बात कि यहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा है और यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस थोड़ा कम है, तो क्या यहाँ पे इस चार्ज का वैल्यू ज्यादा है और इस चार्ज का वैल्यू कम है, लेकिन ये नेगेटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है क्योंकि यहां से निकल रहा है और ये नेगेटिव है क्योंकि इस पे आ रहा है। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव और ये हो गया मेरा नेगेटिव। अच्छा, यहां से ज्यादा लाइंसेस निकल रहा है, मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड क्या बोल सकते हैं ग्रेटर देन Q2 का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहां से लाइंस ऑफ फोर्सेस कम है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा छोटे के करीब आने वाला है। दूसरा, अगर प्लस है माइनस है तो यहाँ पे कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, इस लाइन के ऊपर आना है, छोटे के करीब ही आएगा। तो क्या Q2 के पास यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा? ये हो गया आपका आंसर। समझ में? ठीक है, क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत बाद में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में बात करेंगे, गॉस थ्योरम लेके बहुत अच्छा लगने वाला है। आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देते हैं। जो आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1 है, मतलब 1 न्यूटन पर कूलम है, तो इससे हम लोग बेसिकली चार्ज से कितना लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहा है उसको बोले कैसे, उसको बोलने का तरीका देखिए। अगर 1 न्यूटन पर कूलम है तो यहां से 1 लाइन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 लाइन निकल रहा है। ठीक है, अब गौर से देखिएगा। तो अगर E न्यूटन पर कूलम है तो E लाइन पर मीटर स्क्वायर है। इसको और थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे अगर कोई क्यू चार्ज है तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी r डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक स्फीयर ले लिया है। तो यहाँ पे फील्ड का वैल्यू कितना था, 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है, तो इतना लाइंस पर मीटर स्क्वायर से निकल रहा था। तो टोटल कितना लाइंस निकला, ये E का वैल्यू इंटू एरिया, मतलब 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। तो क्यू चार्ज से टोटल कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकला, वही बेसिकली फ्लक्स है Q/ε0। कोई भी बाउंडेड रीजन से कितना फ्लक्स निकला है वही ऐसा है। तो अगर 1 कूलम है तो कितना लाइंस ऑफ फोर्स, 1/ε0। ये सवाल में बहुत बार आपको पूछा जाएगा, जेईई मेन में भी, नीट में भी पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया है, इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अभी बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्राइंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अच्छा, आपने पढ़ा था =1/4πε0 Q/r²। हम लोगों ने पढ़ा था बहुत डिटेल में, कैसे कैसे आता है। फोर्स एक्सप्लेन बाय यूनिट वेक्टर चार्ज बाय यूनिट चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज। तो किए थे E=F/Q0, जहां पे Q0 टेंस टू 0 था। फिर ये करके आया था 1/4πε0 Q/r²। कोई भी क्यू चार्ज था डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे E का वैल्यू ये इतना आया था, राइट। ये हम सबने किया था। फिर यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझते हैं। अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, ऐसा ऑरिजिन पे रखा जाए और ऐसे अगर कोऑर्डिनेट ले लें, तो फिर E कितना है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब सीन टू जैसा हो गया, ये अगर E वर्सेस R को ड्रॉ करेंगे तो ऐसा। ठीक, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे E टेंस टू इंफिनिटी अगर R टेंस टू 0 है, और यहाँ पे E टेंस टू 0 है अगर R टेंस टू इंफिनिटी है। तो माइनस के लिए क्या होगा, माइनस के लिए ऐसे अगर माइनस क्यू है तो उसके लिए ग्राफ ऐसे E वर्सेस R। ठीक है, फिर इन लोगों को मर्ज करेंगे, देखते क्या होता है। हम डिफरेंट सिचुएशंस लेके आपको ग्राफ दिखाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है। इनका सेपरेशन ये मान लीजिए A,
ये भी ए, ऐसा कुछ है, मतलब सेम डिस्टेंस पे रखा गया है, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाना है, तो क्या इससे ऐसा और इससे ऐसा, और क्या इससे ऐसा और इससे ऐसा, राइट। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा, ये ऐसा कुछ गिवन रहेगा, क्यों आपको आपके कन्वीनियंस से ऐसे दो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करके लेना है, फिर आपको ड्राइंग बनाना है आपके हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके लिए जितना फील्ड इस तरफ है, उसके लिए भी यहाँ पे उतना ही उल्टे तरफ है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड मतलब ये यहाँ से जुड़ते हुए जाए, मतलब ये कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस हो, तब सीन क्या होगा देखते हैं, चलिए। अच्छा, अगर आपको ऐसे बीचों बीच पॉइंट पे नहीं दिया गया, मान लीजिए यहाँ पे आपको बोला गया है यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे 1 मीटर है और यहाँ पे 5 मीटर है, तब ग्राफ कैसे बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, इसको क्लियर कर देते हैं। आपको बस उसी 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे मान लीजिए 1 मीटर, यहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर, तो यहाँ पे दोनों सेम चार्ज, जैसे मान लीजिए 2 कूलम, तो यहाँ पे बीचों बीच पॉइंट कितना है, टोटल का आधा मतलब 3, यहाँ से 3 मतलब यहाँ पे 2 जो पॉइंट है, तो 2 नंबर पॉइंट पे ऐसे ग्राफ बना दीजिए जैसे आपने किया था, कि ऐसे 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 हो गया, फिर आप इनको मिटा दीजिए, आपका काम यही पे खत्म। हो गया, ठीक है, मतलब राइट में शिफ्ट कर गया, अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए, अगर दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी का तब क्या करेंगे, मतलब ये क्या होता है, प्लस क्यू है और एक यहाँ पे माइनस क्यू है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये बीचों बीच पॉइंट, मतलब बीचों बीच अपन ने एक्सिस ले लिया है यहाँ पे, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे प्लस के लिए ऐसा ऐसा और माइनस के लिए ऐसा ऐसा, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहां पे इस पॉइंट पे जो बीचों बीच पॉइंट है, इसके लिए जितना फील्ड इस तरफ है, क्या इसके लिए उतना ही फील्ड इस तरफ है, लेकिन सेम डायरेक्शन में, तो अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो ये ऐसे होते हुए निकल जाएगा, राइट। अब देखते हैं, चलिए, अगर ये माइनस ये प्लस हो गया तो पलटी मारेगा, मतलब यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू हो गया, तो यहाँ पर ग्राफ पलटी मारेगा। क्यों पलटी मारेगा, देखिए, प्लस के लिए ऐसा ऐसा, माइनस के लिए ऐसा ऐसा, हो गया, जुड़ गया, ऐसे हो गया मेरा ग्राफ, राइट।
चलिए निकाल लीजिए, हम क्लियर करते हैं इसको। अगर यहां पे मान लीजिए Q1 है, Q2 है, लेकिन Q1 का वैल्यू Q2 से ज्यादा है, तब क्या होगा? Q1 ग्रेटर देन Q2, तो Q1 ज्यादा दूर जाके कम वैल्यू होगा और Q2 तो ये लाइन ऐसा हो जाएगा, बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो ये बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा, राइट। अब देखते हैं, अगर एक प्लस माइनस वाला एग्जांपल लिखा है आपको। सपोज यहाँ पे प्लस 8 कूलम है और यहाँ पे माइनस 2 कूलम है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? तो माइनस प्लस 8 कूलम के लिए ऐसा ऐसा, और माइनस 2 कूलम के लिए ऐसा ऐसा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए मैंने ये ग्राफ को ऐसे उठा दिया है। ये हाइपरबोला थोड़ा शिफ्ट होकर ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो बैलेंसिंग पॉइंट, अगर दोनों वैल्यू सेम था तो यहाँ पे U का जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब U का जो वर्टेक्स है, तो ये यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू क्योंकि ज्यादा है तो ये राइट तरफ खिसक जाएगा, तो ये राइट में थोड़ा खिसक जाएगा। और यहां पे देखिए -2 कूलम के लिए कहां पे फील्ड का वैल्यू 0 होगा? इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर जाकर 0 होने वाला है। मतलब 0 होने वाला है, मतलब क्या वैल्यू ऊपर उठ के कहीं पे गिरेगा, तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम आने वाला है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे अगर r टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा ये 0। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। देखिए, मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सबसे पहले एकदम बेसिक से बात चालू करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी एक क्यू चार्ज है तो इसके लिए बहुत दूर जाके फील्ड थोड़ा थोड़ा पैरेलल दिखेगा, राइट। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। जैसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, शीट के लिए यूनिफॉर्म फील्ड होता है, मतलब जो कि एक्स का फंक्शन नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे कुछ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है कि हर जगह पर वैल्यू सेम है। यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि प्लस के लिए फील्ड राइट में होता है, तो जिस तरफ फील्ड है तो वहां पे अगर कोई भी अगर प्लस क्यू को रख देंगे तो ये क्या फोर्स इस तरफ खाएगा, राइट। तो अगर फील्ड का वैल्यू ई है तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू ई, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे अगर माइनस चार्ज को रख देते हैं माइनस क्यू, तो क्या माइनस ए यहाँ से जो सोर्स जहां बेसिकली ई जनरेट हुआ है उसके तरफ फोर्स खाएगा, सेम वैल्यू का लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में।
अब पहले आगे भी बोल सकते हैं F इक्वल टू QE, अब यहाँ पे साइन मार दीजिए, यहाँ पे अगर साइन डालेंगे तो F इक्वल टू प्लस QE, मतलब सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे F माइनस QE, मतलब जिस तरफ E है उसके ऑपोजिट में है, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सिंपल बेसिक मैकेनिक्स का सेंसेस यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं बेसिक मैकेनिक्स के सेंसेस पे, कैसे कैसे हम बोलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे ऐसा, सॉरी ऐसा कोई दो प्लेट से जो कि ये पॉजिटिवली चार्ज था और ये नेगेटिवली चार्ज था, तो फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहां पे अगर अपन एक माइनस क्यू को रखते हैं तो माइनस क्यू किस तरफ फोर्स खाएगा, नीचे की तरफ, mg जिस तरफ है उस तरफ ही फोर्स खाएगा, तो बैलेंस होने के कोई चांसेस नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस क्यू को रखते हैं तो प्लस क्यू को रखेंगे तो इस तरफ फोर्स होगा F इक्वल टू QE, जो कि इसका अगर फ्लोट करवाएगा तो यहाँ पे mg। तो अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि यहाँ पे फ्लोटिंग हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा QE इक्वल टू mg, तो E जो फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा वो हो जाएगा mg बाई q, ऐसा। और अगर ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू, अगर सेपरेशन डी आपको गिवन है कि इनका सेपरेशन डी है, चार्ज तो यहाँ से छोड़ा गया है, तो कितना टाइम बाद आके धक्का मारेगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू F प्लस mg अपॉन m। F मतलब कितना है QE, जो कि E का वैल्यू था फील्ड, तो QE प्लस mg बाई m। तो मान लेते हैं अगर यहां से चालू किया है, यहां से चालू होते हुए यहाँ पे आकर धक्का मारेगा, तो ये D हो गया हाफ AT²। अब डाल दीजिए यहाँ पे, आपको टाइम मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और यहाँ पे अगर बैलेंसिंग नहीं होगा तो जो ज्यादा है उसके तरफ बॉडी मूवमेंट करना चालू करेगा। अगर mg ज्यादा है QE से तो बॉडी नीचे आएगा, तो उसका नीचे एक्सेलरेशन हो जाएगा mg माइनस QE बाई m। अगर QE ज्यादा है तो बॉडी ऊपर जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा QE माइनस mg बाई m। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकता है, फ्लोटिंग चार्ज का प्रॉब्लम भी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो ऐसे ऊपर नीचे वाला मोशन में ऐसे सम सबको गिवन हो सकता है कि आप यहाँ पे फ्लोट करवाओ, आप यहाँ पे इसको मतलब कितना एक्सेलरेशन जाएगा, कितना टाइम पे जाएगा, ऐसे क्वेश्चन गिवन हो सकता है। लेकिन दूसरा मान लेते हैं ऐसा कोई यहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। सबसे पहला एकदम 11 का जो प्रोजेक्टर जब पढ़े थे तो एक्सेलरेशन किस तरफ था, नीचे। अगर एक बॉडी को अगर कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स मतलब जो बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स है, जो बेसिकली एक ही डायरेक्शन पे काम करता है, तो उसको अगर छोड़ेंगे तो इसका ये मार्कर को अगर हम छोड़ देंगे यहाँ से तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से नीचे जाएगा, ठीक। अगर उसको ऐसे छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे ऐसे आ जाएगा, राइट। मतलब उसको अगर ऐसे ड्रॉप किए तो स्ट्रेट जाएगा, उसको अगर ऐसे छोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे ऐसे जाएगा। तो ये दोनों में बेसिक एक पैटर्न क्या है जो क्लास 11 में अपन पढ़े थे, वो क्या था, वो था कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और फोर्स। देखिए, जिस तरफ फोर्स है, आपने पहले इसको वेलोसिटी इस तरफ दिया था, वो धीरे धीरे जिस तरफ फोर्स है या जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ आ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन धीरे धीरे खींचते हुए उसको सेम डायरेक्शन में लेके आएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर देखिए
अगर ये नेगेटिव है या इस तरफ अगर एक्सेलरेशन है, अगर बॉडी को ऐसे छोड़ेंगे तो जो प्रोजेक्टाइल में पड़े थे अपने, तो वहां पे क्या हुआ था, वो पहले आपने ऐसे छोड़ा, फिर धीरे 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 बॉडी खींचते हुए उस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लेके आया, राइट। तो हमेशा यहाँ पे दो पार्ट्स ही पॉसिबल है, एक है स्ट्रेट लाइन जो कि डायरेक्ट छोड़ेंगे तो, और कोई भी एंगल करके छोड़ेंगे। मतलब सोचिए अगर यहाँ पे फोर्स इस तरफ है या एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो यहाँ पे तो फोर्स करेगा। हम फील्ड के बारे में बात करते हैं, फील्ड के लिए फोर्स जनरेट होता है। तो अगर फोर्स यहाँ पे है, अगर अपन ने बॉडी को ऐसा छोड़ा है तो बॉडी का डायरेक्शन किस तरफ होगा, बॉडी धीरे धीरे एक्सेलरेशन की तरफ आ जाएगा, राइट। अगर आपने ऐसा फोर्स है, आपने इसको ऐसे छोड़ा तो ये धीरे धीरे इस तरफ आ जाएगा। तो बॉडी का वेलोसिटी हमेशा फोर्स या एक्सेलरेशन के तरफ ही होगा, और इसीलिए किसके लिए होता है, कांस्टेंट फोर्सेस के लिए ही। तो यहाँ पे दो ही पाथ्स पॉसिबल है, एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, दूसरा है पैराबोला। देखिए हम लोगों ने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था वहां पे बेसिकली स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ था। अब आएगा पैराबोला का बॉडी। देखिए यहां पे सपोज कोई भी क्यू चार्ज जिसका मास है m, इसको अपन ने u वेलोसिटी से छोड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरफ छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, मतलब है कि फील्ड इस तरफ है, फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, राइट। क्योंकि फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो क्या बॉडी धीरे 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 इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि वो हमेशा एक्सेलरेशन या फोर्स का डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगा, इसलिए पैराबोलिक पाथ पे जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अपन मान लेते हैं x, इसको अपन ओरिजिन मान लेते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं जो कि आपका बहुत काम में आएगा। और ये जितना ऊपर गया है इसको अपन मान लेते हैं y। तो इन दोनों में रिश्ता क्या होना चाहिए। अच्छा सबसे पहले आप इसको थोड़ा लिख लीजिए, हम इसको थोड़ा हटा दें। यहां पे देखिए अगर मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो ए से बी तक जाने में टाइम लगा है टी। तो जो एक्स एक्सिस है तो इस पे कोई ढकेलने वाला भी नहीं था, खींचने वाला भी नहीं था, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन वाई एक्सिस में कंटिन्यूअसली लात मारते हुए उसको ऐसे लेके गया, लात किसने मारा है, फोर्स ने मारा है। तो फोर्स कितना है, क्यूवी है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरा, एफ बाई एम मतलब क्यूवी बाई एम। तो यहां पे वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं था, जीरो था, राइट। तो अभी ये वाई आ चुका है, तो वाई इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही हुआ है। तो y इक्वल टू हाफ क्यूई बाई एम, यहां पे x बाई यू का होल स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर 2mu स्क्वायर क्यूई वाई, ये आ गया मेरे पैराबोला का इक्वेशन, राइट। हो गया मेरे पैराबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए आप यहाँ पे ओरिजिन लीजिए, आपका ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट वाला हिस्सा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका राइट वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर। इजी, बहुत इजी है। अब इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, पैराबोला क्यों होगा उसका इक्वेशन भी ये है, ठीक। अब देखिए इसका एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जिससे तीन क्वेश्चंस करेंगे, जिससे
कोई एक ना एक बहुत ज्यादा आता है। चलिए यहाँ पे वैसा ही सेटअप है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस प्लेट है, यहाँ पे माइनस प्लेट है, तो फील्ड है आपका इस तरफ। अच्छा, यहाँ से एक प्रोटॉन को और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को छोड़े हैं, तो ये क्या प्रोटॉन ऐसे आ जाएगा और क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, दोनों पे एक ही जगह से छोड़े, हम यहाँ पे दिखाने के लिए सेपरेशन दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स का लेंथ है L, तो ये दोनों के दोनों ही बेसिकली एक ही जगह पे जाके टकराया है। ठीक है, मतलब एक ही दूरी तय किया है। अब देखिए आपको बोला गया है कि which one will deviate more if पहला इनिशियल वेलोसिटी सेम, दूसरा इनिशियल मोमेंटम सेम, तीसरा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम। ठीक है, आप देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे U प्रोटॉन और इसको U इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फील्ड को मान लेते हैं E। तो लेंथ L है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, x स्क्वायर 2m टू स्क्वायर QE y, ये पढ़ा था। ये दोनों के दोनों के लिए क्या x सेम है, x का वैल्यू L है, तो क्या हम बोल सकते हैं 2mp स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इनिशियल वेलोसिटी QPE YP 2me स्क्वायर QEE YE। तो क्या हम लिख सकते हैं, ये गया, ये गया, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सेमी मैग्नीट्यूड का होता है, तो यहां से YP बाई YE MEUE स्क्वायर MPUP स्क्वायर। ठीक, अब इस पे हम वो क्लॉजेस को डालेंगे। देखिए अगर पहला क्लॉज है कि UP इक्वल टू UE, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो क्या YP बाई YE इक्वल टू UPE अगर कट गया तो ME बाई MP। अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज्यादा छोटा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो ME बाई MP much less than 1, so YP by YE much less than 1, YP much less than YE। ये YP YE क्या है, ये YP YE यही है कि यहां से लेके ये हो गया YP और ये हो गया YE। तो प्रोटॉन कम डिविएट करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिविएट करेगा अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है। दूसरा इनिशियल मोमेंटम को सेम करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको फटाक से उतार लीजिएगा, हम यहाँ पर थोड़ा लिखते हैं। दूसरा इनिशियल मोमेंटम से मतलब MPUP इक्वल टू MEUE, तो इसको यहाँ पे डालेंगे YP बाई YE MEUE स्क्वायर MPUP स्क्वायर MP बाई ME MEUE बाई MPUP का होल स्क्वायर कट के गया क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे MP बाई ME हो गया जो कि मच ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा YP मच ग्रेटर देन YE, मतलब प्रोटॉन ज्यादा डिविएट करेगा। राइट, तीसरे में काइनेटिक एनर्जी सेम। अच्छा काइनेटिक एनर्जी सेम मतलब बहुत बढ़िया, देखते हैं। हाफ MPUP स्क्वायर हाफ MEUE स्क्वायर, तो MPUP स्क्वायर MEUE स्क्वायर, तो क्या YP बाई YE मेरा हो गया 1, मतलब YP इक्वल टू YE, दोनों का डिविएशन से।
मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम रिएक्ट करेगा। ठीक, बहुत ज्यादा इजी, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब दूसरा टेस्ट का सम देखते हैं। थोड़ा सिंपल पेंडुलम का कैसे सम होता है इस पर थोड़ा बात करते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये एक पेंडुलम है जिस पर सपोज क्यू चार्ज है एम मास है, ठीक है। तो यहां पे अगर इसको ऐसे यहां पे कोई फील्ड में रख देंगे ई, तो यहां पे एम जी के साथ साथ क्या क्यू भी ऐड हो जाएगा यहां पे टेंशन की। तो टेंशन तो क्या जी इफेक्टिव ग्रेविटी मतलब क्या है, टेंशन बाई मतलब टेंशन जो टोटल वैल्यू है बाई मास, मतलब एम जी प्लस क्यू ई बाई एम, मतलब जी प्लस क्यू ई बाई एम। तो क्या इसका टाइम पीरियड हो गया, इसका लेंथ को मान लेते हैं एल, तो क्या इसका टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव। चलिए ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया। लेकिन अगर ई को ऐसे घुमा के ऐसे देते हैं तब क्या होता, देखते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं। ये की टेंशन और ये की टाइम पीरियड है। अच्छा, और सूत्र है अच्छा, अगर स्ट्रिंग ऐसा कुछ है, यहाँ पे एम क्यू चार्ज एम मास है, यहाँ पे अगर फील्ड ऐसा है ई, तो सबसे पहले ये क्या ऐसे धक्का खाते हुए यहाँ तो फोर्स लग रहा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि ई है, मतलब सॉरी क्यू ई है, तो इसके वजह से यहाँ पे ऐसे उठ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे उठ के तो क्या यहाँ पे क्यू ई एम जी टी थीटा थीटा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, डायरेक्ट भी डाल सकते थे टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, जो हमने पहले बहुत बार किया है। और यहाँ पे टी कॉस टी साइन या टी साइन टी कॉस डिवाइड करते हुए आप कर सकते हो, जो कि क्यू ई बाई एम जी, ये टेन थीटा है। अच्छा, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन लाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना है, ऐसे टेंशन का वैल्यू कितना है। देखिए टेंशन का वैल्यू हो गया √2 ऑफ टी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी साइन स्क्वायर थीटा, मतलब है क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा टेंशन। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना, मतलब जिसको हम जी इफेक्टिव से नाम से बोलते हैं, जी इफेक्टिव कितना है, रूट क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर बाई एम। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा मेरा 2 पाई रूट एल बाई जी इफेक्टिव हो गया। जी इफेक्टिव डाल दीजिए, आपका आंसर खत्म। ठीक, इसी सम को थोड़ा मॉडिफाई करके जेई में इस बार पूछा गया। क्या पूछा गया इसको क्लियर कर देते हैं। आप लोग पॉज से देख लीजिए। अच्छा, देखिए यहां पर अगर एक एम मास है, एल लेंथ का स्ट्रिंग है, तो आपको बोला गया कि इसको बीसीएम करवाना है आपको। तो क्या यू कितना है, √5RG, मतलब यहां पे आप क्या डालेंगे, √5GL। लेकिन
अगर यहाँ पे आप ई दे देंगे नीचे की तरफ, तो ई दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ई दे देंगे तो आपका यहाँ पे हो गया मेरा जी इफेक्टिव हो गया रूट, सॉरी जी इफेक्टिव हो गया मेरा क्यूई प्लस एम जी बाई एम। तो यहाँ पर मेरा वेलोसिटी मिनिमम कितना देना चाहिए ताकि पूरा वीसीएम हो जाए, वो हो गया मेरा रूट 5L जी इफेक्टिव, मतलब रूट 5L क्यूई प्लस एम जी बाई एम, ऐसा, ठीक। अच्छा, समझ में आया। अब अगर ई को ऐसे घुमा कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, बी से मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो आपने सर्कुलर मोशन में किया होगा, अब देखिए एम मास है, क्यू चार्ज है, आपने लगाया ऐसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो ये ऐसे यहां पे जाके खड़ा हो गया। कितने पे खड़ा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू क्यू बाई एम जी, यहां पे खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब यहां पे कितना वेलोसिटी दो ताकि ये वीसीएम कर पाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए टेंशन टी, तो यहां पे हो गया मेरा थीटा टी कॉस, जैसे पिछले में किए थे, टी साइन थीटा, यहाँ पे एम जी, यहाँ पे क्यूई, तो टी का वैल्यू कितना है, जो कि टेंशन कितना हो गया मेरा, रूट ओवर ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव कितना है, रूट एम स्क्वायर जी स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्क्वायर बाई एम, ये मेरा जी इफेक्टिव का वैल्यू है। तो फिर आपका यू कितना होना चाहिए, यू इक्वल टू रूट 5 जी इफेक्टिव डाल दीजिए, आपका आंसर खत्म। अच्छा, समझ में आया। आपको बोला गया है कि ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो कहां पर जाके टेंशन मिनिमम हो जाए। देखिए ध्यान से, यहां से वीसीएम चालू हो रहा है, यहां से वीसीएम चालू हो रहा है, तो क्या डायरेक्ट अपोजिट पॉइंट पे जाके यहां पे टेंशन मिनिमम होगा, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट से इतना एंगल पे जाके टेंशन मिनिमम होगा। तो ये इतना एंगल कितना है, 180 प्लस थीटा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने एंगल पे जाके होना है टेंशन मिनिमम, वो है थीटा प्लस पाई। थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स ऑफ क्यू बाई एम जी प्लस पाई, हो गया आपका आंसर। ठीक, अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। सपोज ऐसा कोई समझ रहे हैं कि दो रस्सी है, दो रस्सी से क्यू चार्ज मास, क्यू चार्ज मास ऐसे हैंग कर रहे हैं, मतलब सिमिलर सेम मास है। अच्छा, और ये बैलेंस पे था 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे ये बैलेंस पे था। अभी आपको बोला गया है इसको अगर मैं खींच के 53 में कर दूं, मतलब इसको अगर खींच के अपन 53 डिग्री कर दें, तो हर एक बॉल का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, मतलब ये एंगल अगर अभी 53 डिग्री हो जाए, ये हर एक बॉल का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई एम जी,
ये हमने बहुत बार पढ़ा था। तो यहाँ पे कितना है tan 37 डिग्री मतलब कितना है 3/4 और एफी कितना है KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 sin 37 मतलब ये पूरा लेंथ है L sin 37 12 sin 37 का होल स्क्वायर इंटू 1/mg ये हो गया मेरा 3/4 राइट। ये कितना हो गया KQ स्क्वायर 4L स्क्वायर sin 37 मतलब कितना है 3/5 मतलब 9/25 इंटू 1/mg 3/4 ये 4 गया। ये कितना हो गया मेरा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर इक्वल टू 9/25 mg इंटू यहाँ पे एक और 3 आएगा 27/25 mg ये पहला। अब देखिए यहां पे अभी इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना हो गया 12 sin 53 डिग्री ये अभी सेपरेशन है। और यहाँ पे ये तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस यहाँ पे था तो अभी ये रिटर्न आने वाला है। तो क्या होने वाला है यहाँ पे mg। अच्छा यहाँ पे लग रहा है मेरा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी का F इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको मान लेते हैं F प्राइम। तो यहाँ पे ये अगर 53 ये भी 53 ये 37 ये 53 और ये 37 तो क्या यहाँ पे पुल जो आ रहा है वो mg cos 37 और जो बाहर की तरफ जा रहा है वो Fe प्राइम cos 53 सही है। तो अभी देखिए Fe प्राइम कितना है Fe प्राइम KQ स्क्वायर अभी L हो गया 2L sin 53 मतलब कितना है 4/5 का स्क्वायर मतलब हो गया मेरा KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर इंटू 25 और यहाँ पे 64 ये Fe प्राइम। तो अभी नेट रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स mg cos 37 Fe प्राइम cos 53 राइट। तो इसको अच्छा Fe प्राइम की जगह यहाँ पे क्या डाल सकते हैं KQ स्क्वायर पे L स्क्वायर की जगह क्या डाल सकते हैं अपन 25 mg 25/64 तो ये mg cos 37 कितना है 4/5 माइनस Fe प्राइम की जगह 27/64 mg इंटू cos 53 कितना है sin 37 मतलब 3/5 तो ये हो गया मेरा mg कॉमन ले लिए mg/5 4 माइनस 27 इंटू 3/64 तो ये कितना हो गया 64 इंटू 4 256 माइनस 81/64 तो यहाँ पे कितना हो गया यहाँ पे आ गया मेरा mg/5 570 64 5 से 3 35/64 mg ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन कितना हो गया रिस्टोरिंग फोर्स बाई मास मतलब mg इंटू 35/64 इंटू 1/m मास से डिवाइड कर दिए ये एक्सीलरेशन हो गया 35/64 g। ये आपका आंसर है। कोई भी एंगल से आपका क्वेश्चन गिवन हो सकता है या तो 45 53 कुछ भी देकर दे सकता है मेथड ये होगा। ये जेईई में पूछा गया सवाल है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इलस्ट्रेशन उठाते हैं। आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे ड्रॉ किया है, वैसे कि एक सम देते हैं कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज वही सेम सेटअप देते हैं जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। तो आपको पूछा गया है कि आप यहाँ पे कहां पे इसका फील्ड ऑन द वाई एक्सिस मैक्सिमम होने वाला है और मैक्स वैल्यू कितना है। Where on the y-axis is max and its वैल्यू कितना है। देखिए हम लोगों ने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसे 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 ऐसे, राइट, और ये ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, यहां पर जाके ये ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कोई ना कोई मैक्सिमम पॉइंट मिलने वाला है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट कहां पे होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां पे मान लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, तब तक आपको आसानी में समझ हो जाए, मतलब समझने में आसानी हो जाए। यहां पर Q और यहां पर Q, A यहां पे इसके लिए फील्ड इस तरफ, इसके लिए भी फील्ड इसी तरफ। क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है दोनों के दोनों, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो ये दोनों का वैल्यू भी सेम होगा। तो यहां पे इसको अगर अपन थीटा मानते हैं, ये थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि ये आइसोसेल स्क्वायर में हो गया, और ये कितना होगा यहाँ पे ई कॉस थीटा, यहाँ पे भी ई कॉस थीटा, 2e साइन थीटा, तो ई कॉस थीटा बैलेंस हो जाएगा। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2e साइन थीटा। तो मेरा ई का वैल्यू हो गया ई नेट 2e साइन थीटा। तो ई का वैल्यू कितना है, के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है आपका y अपॉन दिस वन, y अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा ई नेट का वैल्यू है, ई नेट 2kqy स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 3/2। ये मेरा ई नेट का वैल्यू आ गया। अब देखिए ई नेट को अगर मैक्सिमाइज होना है, तो मैक्सिमाइज होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। तो फॉर ई नेट टू बी मैक्सिमम, डी नेट बाई डी वाई, देखिए आपका यहाँ पर वेरिएबल क्या है, y 0 होगा, डालिए यहाँ पे, डाल के क्या आ जाएगा, डी डी वाई ऑफ 2kqy स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 3/2 हो गया मेरा 0 करके क्या आने वाला है, 2kq पूरा बाहर चला गया, इसको लेकर यहाँ पर लेके आते हैं, 2kq डी डी वाई ऑफ y बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 3/2 ये 0। ये पूरा kq 0 से डिवाइड होकर गया, फिर u भी डिवाइड, मतलब v du ds मतलब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 3/2 माइनस u dv ds मतलब y इंटू 3/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 3/2 माइनस 1
इंटू 2y ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में क्यूब, ये है 0। फिर ये करके क्या आने वाला है, ये गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में हाफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो गया मेरा 0। तो मेरा y का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस a बाई रूट 2। अच्छा, तो जब e का वैल्यू प्लस माइनस a बाई रूट 2, तब e का वैल्यू मैक्सिमम होने वाला है। क्यों भी यहाँ पे प्लस माइनस, क्योंकि एक पॉजिटिव में वैल्यू एक नेगेटिव में वैल्यू, राइट। चलिए तो मैक्स का वैल्यू डालते हैं, ये y का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो मेरा e मैक्स आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं e मैक्स कितना आ गया मेरा 2kq प्लस माइनस a बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई 2 के पावर में 3/2 2kq प्लस माइनस a बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो गया मेरा 3a स्क्वायर, मतलब 3 रूट 3a क्यूब डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, ये गया। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे यहाँ पे हो गया 4kq बाई 3 रूट 3 स्क्वायर, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, अब देखिए क्लियर, इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा। अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा बात करेंगे, और इसके ऊपर अगर कोई चार्ज रखेंगे तो उसका ऑसिलेशन का नेचर या ऑसिलेशन कैसा होगा थोड़ा बहुत बात करेंगे। ये हो गया। देखिए हम लोगों को तो पहले ही ग्राफ मिल चुका था ऐसा कुछ, ऐसा, राइट। थोड़ा क्लियर करके ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा था, तो यहां पे जब y का वैल्यू प्लस a बाई रूट 2 और y का वैल्यू माइनस a बाई रूट 2 है, तब e का वैल्यू मैक्सिमम है, राइट। अब देखिए ध्यान से इस ग्राफ को, अगर मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकूं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। यहाँ पे e और यहाँ पे मैं y को अगर प्लॉट करूं, प्लस a बाई रूट 2 माइनस a बाई रूट 2। अब देखिए, अब कोई भी चार्ज को मान लीजिए यहाँ पे माइनस प्लस क्यू, यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैलेंस्ड है, तो अच्छा इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करेंगे तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्यू। यहां पे सपोज कोई भी चार्ज क्यू चार्ज बैलेंस्ड होने के लिए इसको तो माइनस ही होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसको प्लस होना पड़ेगा ताकि ये लात मारा है वो केमजी खींच रहा है, राइट। ये आपका नेट फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ये एफ है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और नीचे बैलेंस हो रहा है एमजी से, राइट। ये बैलेंस सिचुएशन पे है। फिर अभी अगर इसको थोड़ा खिसकाएंगे
तो इसका ऑसिलेशन का नेचर कैसे होने वाला है, कहां कहां पे कैसा होने वाला है। अब अगर अपन थोड़ा ग्राफ को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो एक ही वैल्यू फील्ड का दोनों पॉइंट पे आता है, राइट। यहां पे ई का जितना वैल्यू है यहां पे भी ई का उतना ही वैल्यू है, राइट। तो देखिए मान लेते हैं ऐसा कोई भी सिचुएशन पे ये थोड़ा यहां पे मैक्सिमम है, इस वैल्यू जहां पे है उतने दूरी पे सपोज है बैलेंस पे है, ठीक है। यहां पे अगर बैलेंस पे है चार्ज, कोई भी क्यू चार्ज, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ mg लग रहा है, और ये ई और ये mg मतलब एफ और mg मतलब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब है ई क्यू और mg बैलेंस हो रहा है, ठीक। अब देखिए इसको अगर अपन थोड़ा ऊपर खिसकाएंगे मतलब थोड़ा y की तरफ ऊपर लेके जाएंगे तब ई का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे अगर यहां से लेके यहां तक लेके गए तो ई का वैल्यू बढ़ जाएगा। ई का वैल्यू अगर बढ़ गया मतलब यहां पे तो था, अभी यहां पे आ चुका है, मैक्सिमम पे नहीं गया है, यहां तक आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले का जितना था वो mg से बैलेंस हो रहा था, लेकिन अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ गया, तो क्या ये mg से बैलेंस होगा? नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो ओरिजिनल पे रिटर्न नहीं आ रहा है, मतलब ये पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक। लेकिन अगर इसको खिसकते हुए सेम ही वैल्यू देखिए यहां पे है, यहां पे रखेंगे तभी वो बैलेंस पे जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है, मतलब ये थोड़ा राइट वाले ये पॉइंट पे रखे हैं हम, ठीक। यहां पे रखेंगे तभी वो बैलेंस पे रहेगा। लेकिन अगर यहां से थोड़ा ऊपर और खिसकाएंगे तब ऑसिलेशन का नेचर कैसा होगा? देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना वैल्यू है वो तो चार्ज बना रहा है, जितना एफ है पहले का उतना ही, और वो mg से बैलेंस हो रहा है क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम। ऊपर लेके गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट गया, इसमें वैल्यू बढ़ रहा था, इसमें वैल्यू घट गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट गया लेकिन ग्रेविटी का वैल्यू तो सेम ही है, तो क्या ग्रेविटी नीचे खींचते हुए लेके आएगा इसी पॉइंट पे? हाँ। तो ये पॉइंट पे अगर चार्ज बैलेंस्ड है, मतलब अगर मैक्सिमम पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट पे चार्ज अगर बैलेंस्ड है तो उसको अगर थोड़ा ऊपर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो यहां पे अनस्टेबल होगा, यहां पे होगा अनस्टेबल, और यहां पे अगर चार्ज को रख के बैलेंस किया जाए और इसको डिस्प्लेसमेंट किया जाए तब ये हो जाएगा मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये सेम कॉन्सेप्ट आपका एक रिव्यू वाला सम में भी मैं दिखाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, सेम टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया। कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको प्लीज ईमेल मैंने दे दिया है उसमें या कमेंट बॉक्स में हमको बोलिएगा, हम कोशिश करेंगे जितना प्रॉब्लम है उसको मिटाने की। अब देखिए एक और सम लेते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो वेरिंग हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा कुछ, तो ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो यूनिफॉर्म होता तो हर जगह पे वैल्यू सेम होता, यूनिफॉर्म ऐसा है और ये वेरिंग है। अच्छा इससे एक सम बनाते हैं। चलिए अच्छा
कोई भी एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब सपोज ये एक्स से लीनियरली वेरिंग फील्ड है, मान लीजिए यहां पे अगर ई रखेंगे, ई एक्स के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसा एक्स के साथ घट रहा है, मतलब ई मतलब मान लीजिए माइनस एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ फंक्शन गिवन है। तो आपको बोला गया है यहां पे अगर एक क्यू चार्ज को रखेंगे जिसका मास है m, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेलरेशन of the body of the charge when its velocity becomes 0 for first time। देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जाम्पल है। तो ये कितना है, E इक्वल टू माइनस एक्स प्लस बी, तो F कितना है, Q माइनस एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन को कैपिटल में लिखिए Q, क्योंकि यहाँ पे ये स्मॉल है जो कि कांस्टेंट है, ए बी दोनों के दोनों कांस्टेंट है। ए यहाँ पे स्लोप का वैल्यू है, नेट स्लोप का। अच्छा, Q ए एक्स क्यू बी, तो आपका ए कितना है, क्यू ए एक्स बाई एम क्यू बी बाई एम। अच्छा, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी 0 से लेकर चालू कर रहा है, ठीक है। तो ए कितना है, बी डीवी डी एक्स क्यू ए एक्स बाई एम क्यू बी बाई एम। अब देखिए मेरा कितना आया, वी डी वी माइनस क्यू ए बाई एम एक्स डी एक्स क्यू बी बाई एम डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन मारते हैं। जब x का वैल्यू 0 है, 0 है, 0 है, तब वैल्यू है वेलोसिटी 0, और जब x का वैल्यू है वेलोसिटी x, जब x का वैल्यू है तब वेलोसिटी v मान लिया, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, v स्क्वायर बाई 2 क्यू ए बाई एम एक्स स्क्वायर बाई 2 क्यू बी बाई एम एक्स, ये मेरा वेलोसिटी का वैल्यू है। अब वेलोसिटी 0 कब कब होगा, वेलोसिटी 0 कब कब होगा, वेलोसिटी को 0 डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे इतना तक बता लीजिए, हम इसको क्लियर करेंगे। देखिए वेलोसिटी को अगर 0 होना है तो क्यू ए बाई 2m एक्स स्क्वायर क्यू बी बाई एम एक्स, तो x का वैल्यू q बाई एम कॉमन लिए तो b माइनस एक्स बाई 2, ये अच्छा 0, तो मेरा x का वैल्यू इधर 0 है, या x का वैल्यू कितना है 2b बाई ए। तो ये उन पॉइंट्स है जहां पे बॉडी का वेलोसिटी 0 होता है, उसको डाल दीजिए, आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू तो कहां कहां कितना कितना आएगा, x को 0 मानेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरा क्यू बी बाई एम। एक्सेलरेशन को ये x के जगह ये डाल देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, a इक्वल टू माइनस क्यू ए बाई एम 2b बाई ए क्यू बी बाई एम माइनस क्यू बी बाई एम। ये क्योंकि यहाँ पे 2 क्यू बी बाई एम क्यू बी बाई एम, ये दोनों एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक है माइनस में एक है प्लस में, सेम वैल्यू। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। चलिए इसको क्लियर करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं एक दो इलस्ट्रेशन लेके ये लेक्चर को खत्म करूंगा। सपोज ये एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल है, यहाँ पे एक मास का ब्लॉक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाइड है और ये मास का चार्ज है क्यू, तो आपको पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई भी मैकेनिक्स के सम पे फोर्स का एप्लीकेशन देगा, फील्ड दे देगा, सेम सम। तो यहाँ पे QE, यहाँ पे QE cos थीटा, यहाँ पे mg। आपको बोला गया है सपोज बॉडी स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन, तो आपका फ्रिक्शन इस तरफ हो जाएगा F इक्वल टू म्यू एन इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, Q mg cos थीटा, जो कि यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है, जो कि आपका ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो mg cos थीटा, तो इनके जगह mg cos थीटा डाल दीजिए, यहाँ पे mg sin थीटा। तो मेरा नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg sin थीटा माइनस ये, तो एक्सेलरेशन हो गया mg sin थीटा माइनस टोटल ऊपर वाला फोर्स कितना है, QE cos थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा बाई m, हो गया मेरा g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा प्लस माइनस QE बाई m cos थीटा। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ऐसा कुछ भी सम आपको गिवन हो सकता है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। आपको बहुत सारे इजी सम्स ऐसे गिवन हो सकता है, यहाँ पे कोई वॉल है, यहाँ पे कोई मास है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसका लेंथ है L, तो बताओ कब जाके ये धक्का मारेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया आपका QE बाई m, तो L कितना है हाफ है t स्क्वायर, तो L है हाफ QE बाई m t स्क्वायर, तो t आ जाएगा मेरा रूट 2LM बाई QE। ऐसा बहुत सारे इजी सम्स कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। हम लोग रिंग रॉड, बहुत सारे डिफरेंट बॉडीज का फील्ड अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। रॉड से लेके चालू करेंगे, रॉड, आर्क, रिंग, डिस्क, शीट, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब देखिए, और उसके समझ भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और लास्ट सम लेके खत्म करूंगा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई ओरिजिन है, यहाँ पे 1 कूलम को 1 मीटर पे, 8 कूलम को 2 मीटर पे, 27 कूलम को 3 मीटर पे, ऐसे करते हुए 1000 कूलम को 10 मीटर पे रखा गया। बताइए ओरिजिन पे फील्ड कितना है, E एट O कितना है, बताइए। बहुत ज्यादा, दुनिया का सबसे ज्यादा ये समझ से E इक्वल टू KQ बाई 1 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे Q का वैल्यू कितना है, K इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर, K इंटू 8 बाई 2 स्क्वायर, K इंटू 27 बाई 3 स्क्वायर। ऐसे करते करते K इंटू 1000 बाई 10 स्क्वायर। चलिए काटिए इसको, K 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते हुए 10 तक। फिर आ गया मेरा नॉर्मल से AP, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, मतलब 55K, ये मेरा फील्ड का वैल्यू। ठीक है, ऐसा कुछ भी समझ हो सकता है। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पर आज कंक्लूड कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिफरेंट बॉडीज से। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को बोल देते हैं कि ये फिजिक्स सिंपल चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जेई और नीट का पूरा का जो फिजिक्स है वो पूरा का पूरा लेक्चर आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।